गुड इवनिंग। रेडी है डेलिसा? यस सर, गुड इवनिंग। यस्टरडे हमने टॉपिक क्या किया था? कूलॉम्स फोर्स एंड चार्ज डेंसिटी। आफ्टर देन जो है हमने मल्टीपल फोर्सेस। ठीक है, क्लियर हो गया था कल का टॉपिक। यस सर। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। जस्ट वेट। सर एक्चुअली एक कंसर्न था। यस। हाँ, शेयर सर कर। मैंने लाइक ये टॉपिक कर रखे थे पहले तो ऐसा। हेलो हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, आप बोलिए। सर, कैन यू? यस। सर मैंने एक्चुअली ये टॉपिक कर रखे थे पहले, हम्म। और मेरे को जैसे आते थे ये, तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से मेरे को नहीं समझ आ रहे थे क्लास हाँ में। बताइए, कहाँ से टॉपिक कहाँ से करना है, आप इस बता दीजिए। सर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस टॉपिक है, तो सेकंड उसमें चैप्टर। पोटेंशियल नहीं। ओके, चलो पोटेंशियल से स्टार्ट करें फिर। हाँ जी सर। ओके, चलिए डोंट वरी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। जस्ट वेट। जस्ट ओके, सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, जस्ट शेयर द स्क्रीन। जस्ट ओपन नहीं हो रहा है। मैं फर्स्ट चैप्टर के आपके जो है न्यूमेरिकल पर डिस्कस कर लेता हूँ। क्लियर? आर यू हेयरिंग डेलिसा?
हेलो 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 वॉइस क्लियर है? यस सर। आपने चैप्टर कर रखा है, अब हम जस्ट उसके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्लियर? ठीक है सर। देन हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत फास्ट हम करते जाएंगे। टारगेट है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास अट्रैक्ट ए सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, देन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, या इस नेगेटिव ऑब्जेक्ट पर चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल भी हो सकता है। हाँ, न्यूट्रल या नेगेटिव चार्ज। सोल्यूशन इसका क्या, पॉजिटिव चार्ज है तो कैन अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी बाय इंडक्शन आर नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। इन इंडक्शन चार्ज इंड्यूस्ड ए नियर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज डिसिमिलर। इसका सोल्यूशन, आप सोल्यूशन देखते जाइए और करते जाइए, ठीक है? हम इसको जल्दी फास्ट फिनिश करेंगे। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। इफ ए बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट, आपके आंसर भले देखिए बट यस इसकी सर। रीजनिंग भी देखते रहिए। इट्स वेट मे इंक्रीज स्लाइटली या मे डिक्रीज स्लाइटली, या तो स्लोली स्लोली जो है इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। क्योंकि जब हम किसी बॉडी को रब करते हैं, बॉडी दैट लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, हैज ए स्लाइट डिक्रीज इन वेट। द बॉडी दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन हैज ए स्लाइट इंक्रीज इन वेट। क्लियर? यस सर। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में वो करता है। जो रीजनिंग ना समझ में आए पूछ लेना। ठीक। इसका सोल्यूशन भी देखते जाना। In triboelectric series, the glass rod is to be right of wood. It is the more electropositive silk is to the left of wood, more electronegative. Hence, electron are transferred from glass rod to silk. ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। जी, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। yes. When charge is given to a body, जब चार्ज है तो more charge accumulate at region of small radius of curvature. सर ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या होती है? कौन सा सीरीज? ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राई, देखो ट्राई एक होता है पेंटा, एक होता है ट्राई, ठीक है? ट्राई में हमारा क्या, जब नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 3 या लेस देन 3 होते हैं तो ट्राई होते हैं। जब हमारा ट्राई पेंटा जैसे मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, ट्राई पेंटा हो जाते हैं। किस क्वेश्चन में था? अच्छा, यहाँ था ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। क्लियर? तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज हमारा क्या है कि इसका क्वेश्चन हमारा क्या था, ग्लास रॉड इज टर्ब विथ सिल्क क्लॉथ, यानी मैक्सिमम हमारे कितने ऐसे सीरीज जिसमें कि हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स ही जो है ट्रांसफर हो सके। एक सेकंड, यही वाला हम कर रहे थे, जस्ट वेट वेट। हम इसी वाले स्लाइड पर थे क्वेश्चन या दूसरे पर थे? दूसरे वाले पर थे ना? हाँ।
एक सेकंड, चलो उसकी बात हम उस इजी क्वेश्चन थे, हम इस वाले को जो है अभी हम न्यूमेरिकल को कर लेते हैं क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो गया। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना। A small ball having charge q is suspended from a weightless inextensible string. It is placed in a region of uniform electric field E is equal to दिया हुआ है फिगर में in equilibrium. The string is making an angle 30 degree with the vertical. If the mass of ball is 3√3 ग्राम तो चार्ज कितना होगा? सॉल्व करेंगे, यस। ट्राई करिए। अभी हम उस वाले स्लाइड पर आएंगे तो उस क्वेश्चन को हम, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देखिए जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो फर्स्ट थिंग देखें कि हमें गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। फिगर भी देख सकते हैं और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी डेली की डेली क्लास की अब मिलती जाएगी। क्लियर? ओके। जो भी आप क्लास में करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास पहुंच जाएगी। हमें क्या निकालना है? इसमें चार्ज निकालना है। अगर न समझ में आए तो तुरंत बताना, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो नीचे mg cos 30 लगेगा जब वो 30 डिग्री बनाएगी, जो फोर्स लगेगा वो mg cos 30 लगेगा। हाँ, वो एंगल हमारा कितना बनाएगा? 30 डिग्री का वर्टिकल एंगल। और QE फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है। क्लियर? और आपको क्या दिया यस। हुआ है कि चार्ज की वैल्यू क्यू दी है। आपको क्यू की वैल्यू निकालनी। ई इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपान में क्यू। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको दिया हुआ है 10, तो इससे हम कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी क्यू की। एफ इज इक्वल टू क्यू ई और एफ इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी एम जी से। तो एम जी इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी अपान में ई। क्लियर हुआ? पर ये नहीं समझ आया कि आप एफ इज इक्वल टू क्यू ई कैसे कह, मतलब देखिए ध्यान से ये नहीं समझिए, समझ। ध्यान से समझिए। फोर्स E इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपान में क्यू। हम्म। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई। आपको सोल्यूशन दिखा देता है। हम्म। एफ इज इक्वल ई इज इक्वल टू एफ अपान में क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू ई। हम्म। यहां तक क्लियर हुआ? अब हमारा क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखना फिगर को। फिगर में हमारा जो है दिया हुआ है कि द स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो हमारा वर्टिकल एंगल बना रहा है, तो अगर हम जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेते हैं साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, मान लीजिए जी है, जी साइन थीटा अपान में जी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा होगा। हाँ। ठीक है। बट सर साइन कॉस थीटा लेंगे ना, साइन थीटा क्यों अब लेंगे? अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा एंगल बन रहा है, एंगल हमारा जस्ट हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों के बीच में बन रहा है, यानी वो ना तो हॉरिजेंटल है ना तो वर्टिकल है। हाँ जी सर। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? जी साइन थीटा अपान में जी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। क्या होगा? टेन। टेन थीटा। एक से। अब आप सोल्यूशन देख लीजिए, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी टेन थीटा। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी टेन थीटा। नहीं समझ आया ये।
जस्ट पीपीटी हटाना है। ऐसे समझिए कि वन साइड में हमारा क्या होता है जी कॉस थीटा, दूसरे साइड में हमारा क्या होता है जी साइन थीटा। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारा क्या होता है जी साइन थीटा, और जब हम जो है पैरेलल होते हैं तो हमारा क्या होता है जी कॉस थीटा। इतना क्लियर है? यस सर। तो अब जो रिजल्टेंट ग्रेविटी है, रिजल्टेंट ग्रेविटी हमारा क्या होगा, दोनों का रेशियो होगा, दोनों का रेशियो होगा। तो क्या हो जाएगा जी साइन थीटा अपान में जी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, जी से जी कैंसिल, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। सर रेशियो क्यों होगा? क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट ग्रेविटी निकालना है, क्योंकि जो ग्रेविटी हमारा न तो परपेंडिकुलर है डायरेक्ट, न तो हमारा पैरेलल है। समझ में आ रहा है? नहीं सर, ये रेशियो का नहीं समझ आ रहा। देखो आप पढ़े होंगे एफ इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कोई है वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, ठीक है। तो आप एंगल कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, टेन थीटा निकालते हैं। हाँ। तो डायरेक्शन कैसे करते हैं, यू साइन थीटा अपान में यू कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, तो आप थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है टेन इनवर्स। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टेन थीटा। ये तो आप बहुत से सर यहाँ इलेवेंथ में भी आपने कई चीजों में किया होगा कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, tan थीटा। टेन थीटा। तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हमारा ग्रेविटी है तो टेन थीटा निकालेंगे। क्लियर हुआ? सर लेकिन मतलब न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ कहा नहीं है। एम जी कॉस थीटा तो उधर लग रहा है, तो किस चीज की डायरेक्शन निकाल रहे हैं? हमें निकालना है कि जो ग्रेविटी लग रही है ऑब्जेक्ट पर, क्वेश्चन ध्यान से समझना। यहाँ पर कह रहा है कि इट इज प्लेस्ड ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सोन इन इक्विलिब्रियम। किस पर निकालना है, इक्विलिब्रियम के केस में स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल थीटा। बॉल पर हमारा जो ग्रेविटी लग रहा है वो इक्विलिब्रियम के केस में कौन सा एंगल बनाएगा, हेलो, 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब वो इक्विलिब्रियम का अब आप देखिए, ऐसे वर्टिकली मान लीजिए यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टली मान लीजिए यू साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम के केस में हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन टेन थीटा। ये तो आप कई जगह यूज किए होंगे। ठीक है सर। अब हम इसके तो अब हमारा क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, क्यू ई के इक्वल हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन अपान में रूट थ्री। क्लियर? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अभी हम थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ही लिए हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो ओरली आप बता देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आगे बढ़ें। यस। ए वायर ऑफ लेंथ वन, लेंथ एल है या बेंड टू फॉर्म ए सेमी सर्किल, इफ इट हैज चार्ज क्यू देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। लेंथ यल है, वो वन नहीं है, यल है। आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्राई करिए। और किस पर पूछ रहा है, सेंटर ऑफ रिंग। अब यहां वही कंसेप्ट फिर से है, सेंटर पर हमें निकालना है, ना तो वर्टिकली ना तो हॉरिजेंटली। तो अब सेंटर पर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। सेंटर पर जीरो नहीं हो। आपने मैथ में एक पढ़ा होगा, लिमिट साइन थीटा अपान में थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन। हाँ। ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या होगा, एंगल रिंग पर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ चार्ज रिंग। तो चार्ज रिंग पर हमारा क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वन अपान में फोर पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर साइन थीटा अपान में टू
होल के अपान में θ/2, जहां थीटा क्या है रेडियन में है, तो अब यहाँ साइन पाई/2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारा लेंथ वैसे किसी सर्किल पर होता है तो हमारा क्या होता है 2πr होता है, यही होता है। यस सर। ठीक है, लेकिन ये सेमी सर्किल के उस पर है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। तो अब r की वैल्यू कितनी दी हुई है, l/4। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। राइट डाउन कर लीजिएगा। समझ में आया? यस सर, बहुत अच्छे तरीके से नहीं बट आ गया। हम्म। सर बहुत अच्छे तरीके से नहीं बट समझ आ गया। देखो फिर से ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए कल। गुड। देखो हमें क्या सिंपल, अगर थीटा निकाल दो सेंटर पर हमारा एंगल क्या हो जाएगा, यानी पूरे साइन थीटा अपान में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब सेमी सर्किल की बात कर रहा है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, सर्किल की लेंथ 2πr होता है, तो सेमी सर्किल की लेंथ क्या हो जाएगी, l=πr। तो r इज क्या हो जाएगा, ठीक है, r की वैल्यू जो दी हुई है हमारा लेंथ एक क्वेश्चन में दिया हुआ है l/4, क्या दिया हुआ है l/4। अब इन सब की वैल्यू हम किस में पुटअप कर देंगे, E=1 अपान में 4πε0, जो आपका फार्मूला है q अपान में r² साइन π/2 अपान में π/2। क्लियर। ठीक है सर। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, q अपान में 2πε0l²। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a copper rod AB of length L is rotated about an end A with a constant angular velocity। अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। ओमेगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्चुअली आपको अभी ये न्यूमेरिकल इसलिए टफ लग रहे होंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का आपने रिवीजन नहीं किया होगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो हमें वैसे जो है सेकंड चैप्टर लेना चाहिए था, बट वो पीपीटी पता नहीं ओपन क्यों नहीं हो रही, तो उसको फिर से वो करेंगे, देन आपको इसका देख लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन भले आपको सोल्यूशन सामने है बट समझ लीजिएगा। कॉपर रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल दिया हुआ है, रोटेटेड अबाउट एन एंड ए विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है ओमेगा। आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब इसका रीजन भी देख लीजिए। व्हेन ए, यहाँ रोड नहीं है, व्हेन ए रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, रॉड है, रोड नहीं रॉड है। अबाउट एन एक्सिस द इलेक्ट्रॉन्स विल बी सब्जेक्टेड टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब हम रोटेट कर रहे होते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F=, mv²/r। हाँ mv²/r। और F= हमारा क्या होता है, QE। और Q= एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेंगे तो Q= क्या होता है, Ne। तो क्या हो जाएगी, E × E। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, V= क्या होता है, r⍵² होता है। V=r⍵, V= क्या होता है, r⍵। और एक्सेलरेशन अगर लीनियर वेलोसिटी के एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, इंटू आर हो जाती है, अल्फा इंटू हाँ आर एक्स इक्वल। ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाता है, एक्स लीनियर वेलोसिटी इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये हमारा क्या हो गया, एम ए फोर्स इज क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा E=mx⍵²। तो E= क्या हो गया, mx⍵² अपान में E। क्लियर। फिर समझा सकते हैं ये क्या हाँ हो रहा अब है। फिर से ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल में हमें क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। क्या है फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E=F अपान में QE, यही होता है। हाँ। तो F= क्या हो जाएगा, Q × E। ठीक, Q= क्या होता है, Ne। आप लिखते भी रहिएगा, समझते रहे। Q= क्या होता है, Ne। अब 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो n की वैल्यू 1 रख देंगे तो F= क्या हो जाएगा, E × E। क्लियर। अब यस सर। आप जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से, फोर्स इज क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ। क्लियर।
अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन लगेगा। कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। डिस्टेंस यानी लेंथ आपको दिया हुआ है या रेडियस दिया हुआ है एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन एक्स ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी का होल स्क्वायर। क्लियर। हाँ जी सर। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। सर ये एक्स कहाँ से आया, ये एक्स नहीं हमें समझ दिया पाई। हुआ है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्वेश्चन में पढ़िए। हाँ तो सर इसमें वैल्यू में कैसे एक्स डालेंगे, तो एम बी स्क्वायर बाय आर अब होता है। देखिए हमारा क्या होता है, पहले एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू आर इज इक्वल टू लीनियर एक्सीलरेशन। आर इज इक्वल टू एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन। हमारा होता है, जैसे अल्फा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है या ओमेगा स्क्वायर आर होता है। हाँ। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना है, एक्स, आर हमारा क्या है एक्स, तो क्या हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर। जैसे वहां क्या था आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या है अल्फा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्या है एक्स ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर। लेकिन वो तो एम बी स्क्वायर बाय आर होता है, इसमें अल्फा की क्यों जरूरत है। वो तो हमारा फोर्स होता है ना। हेलो, हाँ हमारा जो हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू हमारा क्या होता है एम वी स्क्वायर अपान में आर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। हाँ। अब वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। हाँ जी सर। आप लिखते रहिए कैलकुलेट भी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान में आर हो जाएगा। एक सेकेंड। हाँ। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान में आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी सर। तो क्या हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। तो आर की जगह पर यहाँ डिस्टेंस कितना दिया है एक्स, तो वही है एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हुआ। सर बाय ई क्यों आ रहा है फिर यहाँ पे। अभी तो हम एफ की वैल्यू नहीं आए, जब ई एफ इज इक्वल टू क्यू ई, देखो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इक्वल आपका क्या हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम्म। तो ई इज इक्वल टू एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ। यस सर। कंफर्म क्लियर हो गया। यस सर। एक्स ओमेगा स्क्वायर कैसे आया, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा यानी वी इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा एक्स, तो ये एक ही एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। यहाँ रेडियस हमारा क्या है ए एक्स है। क्लियर। यस सर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करिए। N fundamental charges, each of charge q are to be distributed as 2 point charge separated by a fixed distance, then the maximum to minimum force bear से ratio। और ये सारे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको टाइप 3 वाले क्वेश्चन लिया, वैसे एक्चुअली मुझे लेना था पहले टाइप 1 वाले। क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नोट कर रहे हैं ना। हाँ जी सर। ठीक है, अब आ जाइए इसके सोल्यूशन। तो हमारा फोर्स, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। हमारे कितने चार्जेस हैं एन फंडामेंटल चार्ज, ईच ऑफ चार्ज क्यू आर टू डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए 2 point चार्ज, यानी क्यू को ही दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, आप फिर से रीज्वाइन कर लेना अगर फिनिश हो जाता है। ठीक। तो फोर्स मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने क्या पढ़ा Q1 Q2, यहाँ पर हमारा क्या है वही डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो Q/2 Q/2। अब n नंबर ऑफ
हमारे जो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, n फंडामेंटल चार्ज है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, n/2 दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-1 q इंटू क्यू। समझ में आ गया? सर ये भी फिर से समझा सकते हैं? हाँ, देखिए क्वेश्चन आपको सिर्फ क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि द मैक्सिमम, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था n फंडामेंटल चार्ज ईच ऑफ चार्ज q are to be distributed as 2 point charges separated by a fixed distance, then the maximum to minimum force be a ratio। तो मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा, एफ एक्स n-1 q इंटू क्यू। अब मिनिमम निकाल लेंगे, ऐसे मिनिमम निकालिए, इसमें हमने मिनिमम नहीं निकाला है। फिर वो क्वेश्चन फिर से दिखा सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन देख लीजिए। मैक्सिमम फोर्स हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, हाँ ठीक है। मिनिमम फोर्स कितना होगा, सर मुझे ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया कि कहना क्या चाह रहा है, ये इसमें एन एक क्यू क्वेश्चन कह बाई रहा है टू कि हमारे चार्ज। पास n फंडामेंटल चार्ज है, हर एक चार्ज हमारा क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, q। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 2 पॉइंट चार्ज में, यानी q/2 एक फिक्स डिस्टेंस पर रखे गए हैं दोनों। क्लियर? अब ठीक है सर। इसमें मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स कितना लगेगा, इसका रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब आप चलिए, मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा फिर उसको समझिएगा। तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज क्या है, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्लियर? यस सर। तो n/2 इंटू n/2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, n² q²/4। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब मिनिमम कितना चार्ज होगा, मिनिमम कितना चार्ज होगा, तो मिनिमम चार्ज हमारा क्या होगा कि अगर हमारे फंडामेंटल चार्जेस, नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्जेस एक कम हो जाएं। क्लियर? यस। तो हमारा क्या हो जाएगा, n-1 होगा। हाँ तो n-1 इंटू प्रोडक्ट, दोनों चार्ज हमारे सेम है तो n-1 इंटू क्यू, तो क्या हो जाएगा, n-1 q²। ये ये वाला कैसे आएगा n-1? अब देखो, यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है कि मिनिमम हमें निकालना है, ठीक है। मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, अब आगे एक ब्रैकेट में आपको हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, n इज इवन एंड ग्रेटर देन 2। n की वैल्यू हमारे नंबर ऑफ फंडामेंटल चार्ज क्या है, इवन में है, या तो 4 होंगे, या तो 6 होंगे, 8 होंगे, ऐसे कुछ भी है, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए हम टोटल ले रहे हैं, मिनिमम के लिए हम n-1 चार्ज, मान लीजिए एक चार्ज उससे कम होगा तभी तो मिनिमम होगा, क्योंकि फार्मूला तो सेम रखना है। हाँ जी सर। तो क्या हो गया, n-1 q इंटू क्यू, उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। सर n-q कैसे आया? चार्ज की वैल्यू हमारी क्या, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है। हाँ तो Q इंटू क्यू, दो चार्ज हैं, दोनों का चार्ज की वैल्यू हमारी क्या है, Q ही है। हाँ तो क्या हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू क्यू। इतना समझ में आया? हाँ जी सर। अब ये हमारा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ हमारे फंडामेंटल चार्ज क्या है, n-1। हम्म। तो अब आप दोनों डिवाइड कर लीजिए, n² q²/4 डिवाइडेड बाई आप क्या कर लीजिए, n-1 q²। देखिए डिवाइड करके क्या आ रहा है, क्योंकि रेशियो निकालना है हमें।
n square by 4 n minus 1। क्लियर? अब हम सर नेक्स्ट, क्लियर तो नहीं है सर हाँ कि बताओ, मिनिमम वाला कैसे आया। हाँ बताओ क्या डाउट है? ये मिनिमम वाला कैसे आया सर, ये नहीं समझ आ रहा। मिनिमम देखो, मिनिमम के लिए हमारा क्या, मैक्सिमम हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना दिया है, मिनिमम के लिए भी ध्यान रखिए कि मैक्सिमम से 1 लेस देन इलेक्ट्रॉन है। ये हम सारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये हमारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव बेस्ड है, तो यहाँ पर हिडन में लॉजिक आपका छिपा हुआ है कि मिनिमम हमारे कितने, मैक्सिमम अगर n इलेक्ट्रॉन है तो मिनिमम उससे कम होंगे। हाँ तो सर n माइनस 2 भी हो सकता है ऐसे हाँ, तो। आप n-2 रख सकते हैं, n-, लेकिन हमें जस्ट मिनिमम रखना है तो n-1, आप n-2 भी, यानी मिनिमम हम कितना रहे उससे कम होना चाहिए, मैक्सिमम से हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए बस। क्योंकि देखिए, और यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जितने हमारे कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत ही माइन्यूट लॉजिक लिया होता है, क्योंकि और इसमें कुछ भी नहीं है कि हमें फार्मूला सेम अप्लाई करना है, सिर्फ हमें क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हमें कम रखना है। क्लियर? फिर इसमें लेकिन जस्ट मिनिमम नहीं लिखा ना, इसमें तो केवल मिनिमम फोर्स लिखा है, तो फिर अब वो तो आपके n अगर माइनस मान 2। लीजिए आपके n-2 रख देते हैं तो वो भी आपका राइट है, अगर आपको ऑप्शन में दिया रहता है n-2 वाले तो वो भी हम रख सकते हैं। क्लियर? और इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है। आप n-2 भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 2 पॉइंट चार्जेस q and -3q are placed at a some distance apart. If the electric field at the location of q is E, the field at location of -3q, यानी -3q पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर q पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो -3q पर क्या होगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन है? यस सर। तो क्या हो जाएगा, -3, जब q पर E है तो -3q पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आप ये फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये आप पढ़े हैं। ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अप्लाई द गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द 1 में एप्सिलॉन नॉट ऑफ द गिवन चार्ज, यही होता है। यस सर। तो सेम वो फार्मूला आपका कुछ भी एक, क्योंकि क्लोज सरफेस है तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? उससे भी कर सकते हैं आप क्यू बट इसके साइलेंट नॉट नहीं होगा। हाँ देखिए, कोई भी गॉसियन सरफेस हो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि गॉस लॉ हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज 1 में एप्सिलॉन नॉट ऑफ द गिवन चार्ज, यही था ना स्टेटमेंट। हाँ जी सर। तो ये हमारा क्या है, क्यूब एक क्लोज सरफेस है, क्लोज गॉसियन सरफेस है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन। ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ करके बहुत सारे कैलकुलेशन दे करके पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चे सोचेंगे यार ये वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू के हमें यूज करना है, कुछ तो करना है इसका। तो वहां पर आपको जब भी याद रखना, कोई भी क्लोज सरफेस है और गॉसियन क्लोज सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहे कुछ भी करिए, कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। सर क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं हो सकता। क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 6 6 नहीं पीसेस होगा, होते हैं क्यू। 6 नहीं होगा।